A very pleasant good morning, dear students. Oxford Public School welcomes you. My name is Anil and I am your English mentor. And today I'm just going to teach you your next chapter name, Landscape of the Soul. So before we proceed, let us understand the meaning or title of this particular chapter. लैंडस्केप का जो मीनिंग होता है, जिसको आप सीनरी बोल सकते हो या कोई पोर्ट्रेट जो एक आर्टिस्ट बनाता है, जिस तरीके से आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हो, तो इट कुड बी अ लैंडस्केप. सॉल मतलब विच इज रिलेटेड टू हार्ट, राइट? सो दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज रिटन बाय नेथली ट्रोवरॉय. ये नेथली ट्रोवरॉय ने लिखा है. शी वॉज अ फिलेंडर. वो एक फिलेंडर थी एंड शी वॉज अ आर्ट हिस्टोरियन. मतलब वो क्या थी? एक आर्ट हिस्टोरियन थी. मतलब जो अलग अलग तरह की आर्ट होती है उनको वो क्या करती थी? स्टडी करती थी. And after studying those art, she used to analyze, or she used to know the psychology of the painters of the artist. अब जनरली मतलब वो क्या करती थी? अलग अलग तरह की जो आर्ट को क्या करती, क्योंकि आर्ट हिस्टोरियन थी वो, और जो अलग अलग तरह के जो अलग अलग मतलब जो आर्टिस्ट थे उनका साइकोलॉजी, उनका जो मनोविज्ञान, उनका जो साइकोलॉजी है, उनको वो समझने की कोशिश करती थी कि विद दोस पर्टिकुलर पेंटिंग और लैंडस्केप्स व्हाट डू दे वांट टू कन्वे द मैसेज, कि मतलब वो अपनी इन पेंटिंग्स के जरिए, इन लैंडस्केप्स के जरिए वो क्या मैसेज देना चाहते हैं. सो इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर नेथली ट्रोवरॉय इज ट्राइंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन चाइनीज एंड वेस्टर्न पेंटिंग. तो इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर नेथली ट्रोवरॉय ने डिफरेंस बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से जो चाइनीज पेंटर होते हैं उनका जो साइकोलॉजी है वो किस तरह का होता है, और जो वेस्टर्न जो पेंटर्स होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, उनका साइकोलॉजी कैसा होता है, राइट? सो she is trying to create a difference, but overall she is trying to convey a message. What is the psychology of an artist while painting or while crafting that particular landscape? एक लैंडस्केप बनाते वक्त एक जो पेंटर है, ये जो आर्टिस्ट है, उसका जो साइकोलॉजी है, वो उसका जो विचार है वो किस तरह का होता है. And she has tried to define it so beautifully. So let us start this particular chapter in detail. अब इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से हम स्टडी करते हैं. The language of this particular chapter is a bit difficult. थोड़ा लैंग्वेज डिफिकल्ट है, लेकिन बहुत चैप्टर अच्छा है, समझ में आ जाएगा. So be attentive, ठीक है? A wonderful old tale, एक पुरानी कहानी. टेल का मतलब स्टोरी कह सकते हैं. A wonderful tale is told, एक मतलब एक बहुत ही पुरानी कहानी है, वो जो बोली जाती है अक्सर. About the painter, एक पेंटर हुआ करता था चाइना के अंदर, जिनका नाम था वू डॉयजी. उनका नाम क्या था? वू डॉयजी नाम था उनका. Who lived in 18th century, जो कि 18वीं शताब्दी के अंदर चाइना के अंदर रहता था. वो बहुत फेमस क्या था? पेंटर था. His last painting, और उसने जो लास्ट पेंटिंग बनाई थी, किन्होंने? वू डॉयजी ने अपनी जो लास्ट पेंटिंग बनाई थी was a landscape. लैंडस्केप क्या होता है? जनरली आपने देखा होगा, तो जब हम बचपन में क्या करते थे, माउंटेन बना देते थे और उसके साथ के अंदर एक रिवर होता था, साथ में कुछ ट्रीज दिखा दिया, तो ये पूरा का पूरा जो सीनरी है वो एक लैंडस्केप हो गया. एंड हिज लास्ट पेंटिंग वाज अ लैंडस्केप कमीशन्ड. कमीशन्ड का मतलब ऑर्डर्ड बाय द टैंग एम्परर जैंग जॉन्ग. मतलब जो चाइना के एक एम्परर, मतलब एक राजा हुआ करते थे, जॉन्ग. तो उन्होंने क्या किया था? कमीशन किया था, ऑर्डर दिया था किनको? वो डॉयजी को एक लैंडस्केप बनाने के लिए, और वो डॉयजी ने वो लैंडस्केप बनाया था. वो उसकी लास्ट पेंटिंग थी. टू डेकोरेट अ प्लेस वॉल. और राजा वो क्या करना चाहता था? एम्परर वो अपना जो पैलेस था, उसका जो राजमहल था, उसको डेकोरेट करना चाहता था. कौन सी पेंटिंग से? जो लैंडस्केप बनाने के लिए उसने वो डॉयजी को दी थी. द मास्टर हैड हिडन, और जो मतलब मास्टर मतलब यहाँ पे यूज किया गया पेंटर के लिए, यानी वू डॉयजी के लिए. द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड ए स्क्रीन. और वू डॉयजी ने क्या किया? वो जो अपना लैंडस्केप बना रहा था उसको उसने क्या किया? एक स्क्रीन यानी कर्टेन के पीछे छुपा दिया. सो द ओनली एम्परर वुड सी इट, जिससे कि सिर्फ एम्परर है, जो राजा है, वो सिर्फ उस पेंटिंग को देखे, कोई दूसरा उसको पेंटिंग को ना देख सके. फॉर ए लॉन्ग वाइल, कुछ टाइम तक, लंबे टाइम तक, द एम्परर admired the wonderful scene.
काफी टाइम तक मतलब जो है ना, एडमायर का मतलब प्रेज करना। जो एम्परर था, राजा था, उसने उस ब्यूटीफुल जो सीनरी मतलब वो डॉयजी ने बनाई थी, उसको बहुत ज्यादा प्रशंसा करता, प्रेज करता है। एंड डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, और उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है, यानी वो डॉयजी ने उसके अंदर फॉरेस्ट, जंगल बनाए होते हैं, हाई माउंटेन्स, बड़े बड़े पर्वत बनाए होते हैं, वाटरफॉल्स, झरने बनाए होते हैं, क्लाउड्स फ्लोटिंग, फ्लोटिंग का मतलब हवा में क्या करना, फ्लॉट करना, फ्लो करना, हवा में तैरना, जो बादल हवा में उड़ रहे थे, इन इमेंस स्काई, इमेंस मतलब ह्यूज, बहुत बड़ा, स्काई आसमान, मैन ऑन द हिली पास, जो आदमी थे वो क्या थे, जो पथरीले रास्ते थे उनके ऊपर चल रहे थे, बर्ड्स इन फ्लाइट, फ्लाइट का मतलब यहाँ पे कह सकते हैं जो उड़ने की सेंस जो होता है, तो जो पक्षी थे वो उड़ रहे थे। तो ये सारी की सारी चीजें वो डॉयजी ने उस लैंडस्केप के अंदर डाली थी। और ये सारी की सारी चीजें लैंडस्केप के अंदर डाली थी, और एम्प्रयर था, वो इन सारी चीजों को उस पेंटिंग के अंदर, उस लैंडस्केप के अंदर उसको एडमायर कर रहा था, उसकी प्रशंसा कर रहा था। लुक सर, सेड द पेंटर, उसके बाद मतलब जो वो डॉयजी है वो एम्प्रयर को बोलता है कि सर देखो, सेड द पेंटर मतलब वो डॉयजी बोलता है, इन दिस केव, केव का मतलब गुफा हो गया, इन दिस केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन्स, जो कि बिल्कुल मतलब तलहटी के अंदर है, जो माउंटेन है उसके बिल्कुल नीचे तलहटी के अंदर है, यहाँ पर देखो, ड्वेल्स अ स्पिरिट, ड्वेल्स का मतलब रिजाइड या लीव्स, रहना, मतलब लीव्स मतलब रहना। तो कहता है कि यहाँ पर एक प्रेत आत्मा रहती है। कौन बोलता है, वो डॉयजी किसको, एम्परर को बोलता है। ये केव दिखाई पड़ रही है आपको, इस केव के अंदर एक प्रेत आत्मा रहती है। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स, और पेंटर क्या करता है, यानी वो डॉयजी अपनी क्लैप करता है, हैंड्स को क्लैप करता है, एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन, और मतलब कहते हैं कि मतलब जैसे उसने अपनी हैंड्स क्लैप किए, तो उसके बाद जो केव था, जो गुफा थी, उसके दरवाजे खुल जाते हैं। राइट, इट्स क्वाइट इमेजिनेटिव, सिर्फ ये इमेजिनेटिव है, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है, इट्स क्वाइट इमेजिनेटिव। तो उसने क्या किया, जैसे उसने मतलब अपने उसने हैंड्स क्लैप किए, तो जो एंट्रेंस था उस केव का वो ओपन हो जाता है। राइट, द इनसाइड इज स्प्लेंडिड, और उस केव के अंदर का जो दृश्य था वो बहुत ज्यादा स्प्लेंडिड था, ब्यूटीफुल था, बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, यानी द ब्यूटी ऑफ दैट कैन नॉट बी कन्वेड इन वर्ड्स, यानी वो इतना सुंदर दृश्य था जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। प्लीज लेट मी शो यू अ मैजेस्टी द वे, और उसके बाद जो वो डॉयजी है वो क्या कहता है, मैजेस्टी राजा के लिए यूज किया गया द वे, कि मुझे आपको रास्ता दिखाने दो। द पेंटर एंटर द केव, और पेंटर क्या करता है, पहले वो केव के अंदर जाता है, गुफा के अंदर जाता है, बट द एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड हिम, लेकिन जैसे वो एंटर करता है तो उसके बाद जो दरवाजा होता है वो बंद हो जाता है। एंड बिफोर द एस्टोनिस्ड, एस्टोनिस्ड मतलब हैरान, कंफ्यूज्ड, शॉक्ड, अलर्ट, एम्परर कुड मूव, इससे पहले कि मतलब जो राजा था वो कुछ कह पाता, वो मतलब उससे पहले जो एंट्रेंस था वो बंद हो जाता है, और राजा जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड या शॉक्ड हो जाता है। अटर अ वर्ड, स्पीक अ वर्ड, मतलब अटर का मतलब स्पीक अ वर्ड, मतलब एक शब्द भी कह पाता, तो उससे पहले वो एंट्रेंस बंद हो गया। द पेंटिंग हैड वेनिस्ड, जो पेंटिंग थी वो भी क्या हो जाती है, वेनिस्ड हो जाती है, अदृश्य हो जाती है, फ्रॉम द वॉल, और वो भी गायब हो जाती है। नॉट ए ट्रेस, ट्रेस का मतलब निशान कह सकते हो, मार्क कह सकते हो, और वो डॉयजीज ब्रश वाज लेफ्ट, ना तो वो डॉयजी का कोई ब्रश का कोई निशान रहा, यानी जो पेंटिंग बनाई थी उस पेंटिंग का कोई भी नामो निशान नहीं रहा। एंड आर्टिस्ट वाज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड, और उसके बाद मतलब जो आर्टिस्ट यानी वो डॉयजी है वो कभी भी इस दुनिया के अंदर दिखाई नहीं दिया। सो इफ आई कंक्लूड दिस पर्टिकुलर स्टेंजा, वी कैन से दैट कि मतलब जो आर्टिस्ट होता है वो इतना ज्यादा क्या करता है, रियलिस्टिक सोचता है, उसकी थॉट इतनी ज्यादा रियलिस्टिक होती है कि वो जो चीज उसने हालांकि ड्रॉ की होती है, उसने उस लैंडस्केप के ऊपर ऊपर बनाई होती है, वो उसको इमेजिनेट कर पाता है कि हकीकत में ऐसा कुछ हुआ है, वो उसको इतना इमेजिनेट कर पाता है। हालांकि जो स्टोरी बताई गई है ये एक टेल है जो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर फेमस है। इज इट क्वाइट इमेजिनेटिव, ऐसा रियलिटी में नहीं होता है, ये स्टोरी चाइना के अंदर फेमस है। सच स्टोरीज, जो ऐसी कहानियां जो होती है, प्लेड एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन, जो चाइना की जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है, शिक्षा है, उसके अंदर इस तरह की स्टोरीज का मतलब बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। द बुक्स ऑफ कॉन्फुशियस कॉन्फुशियस एंड जुहानजगी, ये दो अलग अलग ऑथर्स हुआ करते थे, उनकी जो बुक्स हैं, उन्होंने जो बुक्स पब्लिश की है, आर फुल ऑफ देम, इस तरह की स्टोरीज उनकी बुक्स के अंदर मिल जाती है। एंड दे हेल्प
they help the master of guide his disciple in the right direction. और ये जो इनकी जो बुक्स है उनके अंदर जो कंटेंट है वो उनके टीचर्स को, उनके मास्टर्स को हेल्प करता है किस चीज के लिए? डिसाइपल मतलब पीपल, स्टूडेंट्स, मतलब पीपल जो होता है स्टूडेंट्स होते हैं, कि वो अपने स्टूडेंट्स को राइट डायरेक्शन के अंदर, एक सही दिशा के अंदर वो उनको क्या कर सके, अग्रसर कर सके, उनको गाइड कर सके, जिससे कि वो अपने बच्चों को सही डायरेक्शन के अंदर ले जा सके। बियॉन्ड द एनेक्डोट, एनेक्डोट होता है और रियल इंसिडेंट, मतलब किसी भी इंसान का कोई रियल इंसिडेंस होता है उसको बोलते हैं एनेक्डोट। बियॉन्ड द एनेक्डोट दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट, मतलब रियल इंसिडेंट्स को छोड़कर डीपली रिवीलिंग, रिवीलिंग मतलब एक्सपोजिंग, किसी चीज को उजागर करना, और द स्पिरिट मतलब जो हमारी अंतर आत्मा होती है ना उसको क्या कर देती है? रिवील कर देती है, उसको बिल्कुल साफ कर देती है एक तरह से। मतलब जो हमारा अंतर आत्मा, अगर इन स्टोरीज को पढ़ते हैं तो हमारे अंतर आत्मा की हमारी जो थॉट होती है उसको रिवीलिंग कर देती है, उसको एक्सपोज कर देती है, और हमारी थॉट्स को कहीं ना कहीं डेवलप कर देती है। ये जो स्टोरीज है काफी हमें मोटिवेट करती है, काफी हमारी अंतर आत्मा को जागृत कर देती है। स्पिरिट इन विच आर्ट वॉज कंसिडर, और कहीं ना कहीं मतलब स्पिरिट इन विच आर्ट वॉज कंसिडर, और ये जो आर्ट है मतलब ये जो आर्ट है मतलब कि आर्ट क्या करती है? आर्ट मतलब थॉटफुल होती है बहुत ज्यादा। कोई भी जो आर्ट होती है वो बहुत ज्यादा थॉटफुल होती है, उसको बड़ा सोच समझ के बनाया जाता है। तो ये जो आर्ट होती है, जो हमारी स्पिरिट होती है, जो हमारी अंतर आत्मा होती है, उसको क्या कर देती है? उसको उजागर कर देती है, उसको रिवील कर देती है। कॉन्ट्रास्ट दिस स्टोरी, इस स्टोरी के बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट की अगर बात की जाए, एक दूसरी और स्टोरी फेमस है, राइट? एंड अनदर फेमस वन अबाउट अ पेंटर, जो कि दूसरे पेंटर के बारे में एक कहानी है। who would not draw the eye of a dragon, वो क्या करता था? वो जब कभी भी ड्राइंग करता था, ड्रॉ करता था, तो ड्रैगन की वो आईज नहीं बनाता था। ही हैड पेंटेड, जो पेंटिंग वो करता था तो ड्रैगन की आईज नहीं बनाता था। फॉर फियर इट, क्योंकि उसको इस बात का डर था, इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग, कि जो ड्रैगन है वो इस पेंटिंग से उड़कर चला जाएगा। विद एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर्स, फ्लैंडर्स, वो एक फ्लैंडर्स थी, कौन? जो नेथली ट्रॉवरॉय थी, वो फ्लैंडर्स थी, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है। तो वहां उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ये वाली स्टोरी बहुत ज्यादा फेमस थी कि ड्रैगन की आईज नहीं बनाता था वो पेंटर, क्योंकि ड्रैगन कहीं उड़ ना जाए। आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग, तो मतलब यहाँ पर क्योंकि वो एक वेस्टर्न पेंटिंग को क्या करती थी, एक वेस्टर्न पेंटिंग को एडमायर करती थी, और यहाँ पर वो डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करी है कि किस तरीके से जो चाइनीज पेंटिंग होती है और जो एक वेस्टर्न पेंटिंग होती है उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। एक जो चाइनीज पेंटर होता है उसका माइंडसेट क्या होता है जब वो एक पेंटिंग को बना रहा होता है, और एक वेस्टर्न पेंटर जब होता है जो एक पेंटिंग को बना रहा होता है तो उसका माइंडसेट क्या होता है। तो यहाँ पर वो इसी चीज को डिफरेंशिएट करने की कोशिश की गई है। देखिए, इन 15th सेंचुरी, यहाँ पे एक स्टोरी और बताई गई है कि 15th सेंचुरी, 15th सेंचुरी यानी 15वीं शताब्दी की अगर बात की जाए, एंट्रेप, एक बंदे का नाम है ये एंट्रेप, अ मास्टर ब्लैकस्मिथ, एक लुहार हुआ करता था, कोल्ड क्विंटिन मेस्ली फेल इन लव, कोल्ड क्विंटिन मेस्ली फेल इन लव विद अ पेंटर्स डॉटर, राइट? क्विंटन मेस्ली फेल इन लव, वो प्यार में पड़ जाता है। ओके, ये जगह का नाम है, सॉरी, एंट्रेप क्या है? एक जगह का नाम हो गया, एरिया का नाम हो गया, राइट? ये छोटा सा पार्ट, एरिया कह सकते हैं आप, ये एरिया हो गया। तो वहां पर एक क्विंटिन नाम का एक ब्लैक स्मिथ था जो कि प्यार में पड़ जाता है, किसके साथ? पेंटर्स डॉटर, एक पेंटर होता है उसकी लड़की से उसको प्यार हो जाता है। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट अ सन इन लॉ इन सच ए प्रोफेशन, लेकिन उसके फादर जो थे उस लड़की के, वो एक ऐसे लड़के को अपना दामाद नहीं बना सकते थे जो कि ऐसा प्रोफेशन में हो, यानी कि जो लुहार हो। सो क्विंटिन स्नीक्ड, छुपके से चले जाना इनटू द पेंटर्स स्टूडियो, जो पेंटर का स्टूडियो था उसके अंदर वो छुप कर उस पेंटर के स्टूडियो में चला जाता है, उस लड़की के फादर के स्टूडियो में चला जाता है, एंड पेंटेड ए फ्लाई, और वहां पर एक फ्लाई यानी एक मक्खी बनाता है ऑन हिज लेटेस्ट पैनल। पैनल वो कह सकते हैं बोर्ड जिसके ऊपर मतलब वो ड्राइंग करता था, तो उसके ऊपर एक मक्खी बना देता है, विच वॉज विच सच एज डेलिकेट रियलिज्म, डेलिकेट मतलब बहुत बारीकी के साथ, रियलिज्म मतलब विच सिम्स रियलिस्टिक, जो बहुत वास्तविक दिखाई पड़ती है, रियल दिखाई पड़ती है। तो यानी वो इतनी बेहतरीन तरीके से उस फ्लाई को डिजाइन करता है, जो फ्लाई होती है वो रियलिस्टिक दिखाई पड़ती है, बिल्कुल रियल दिखाई पड़ती है। एंड दैट द मास्टर ट्राई टू स्वेट अवे
स्वेट इट अवे। स्वेट का मतलब उसको भगाने की कोशिश करता है, उस मक्खी को उड़ाने की कोशिश करता है, क्योंकि इतनी वो रियल दिखाई पड़ती है। बिफोर ही रियलाइज, इससे पहले व्हाट हैड हैपेंड, यानी उसको एग्जैक्टली इस बात का पता भी नहीं होता है कि वो मक्खी है वो रियल नहीं बल्कि फेक है, वो डिजाइन की गई है, लेकिन दिखने में बहुत ज्यादा रियल दिखाई पड़ती थी। क्विंटन वॉज इमीडिएटली एडमिटेड एज, और उसके बाद जो क्विंटन था उसको एडमिटेड इमीडिएटली, उसी वक्त एडमिटेड स्वीकार कर लेना, एक्सेप्टेड एज एन अप्रेंटाइज इनटू हिज स्टूडियो। अप्रेंटाइज का मतलब ट्रेनी, जो किसी के अंडर ट्रेनिंग करता है, तो उसको एज ए ट्रेनी उसको एक्सेप्ट कर लिया उसके फादर ने। एंड ही मैरिड हिज बिलव्ड, और उसके बाद जो क्विंटन होता है वो अपनी बिलव्ड, अपनी प्रेमिका से शादी कर लेता है। एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर ऑफ हिज एज, और उसके बाद तो अपनी एज का सबसे बेहतरीन एक पेंटर बन जाता है। ये भी एक स्टोरी है। These two stories illustrate, ये दो जो कहानियां हैं, illustrate का मतलब explain करना, what each form of art is trying to achieve। मतलब जो चाहे वो अमेरिकन, चाहे वो सॉरी वेस्टर्न पेंटिंग हो, चाहे वो चाइनीज पेंटिंग हो, वो क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो क्या अचीव करना चाहता है, जो पेंटिंग वो क्या अचीव करना चाहता है। अ परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस, देखो इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस इन यूरोप एंड द एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया। देखो अगर बात की जाए, यहाँ पर बताने की कोशिश किया गया है इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस, इल्यूजनिस्टिक मतलब रियलिस्टिक, एंड यूरोप की अगर बात की जाए तो यानी जो वेस्टर्न पेंटिंग होती है वो रियलिस्टिक होती है। वो क्या चाहती है, जो रियलिस्टिक होती है वेस्टर्न पेंटिंग में, जो पेंटर होता है, वो जो देखने वाले जो लोग होते हैं, वो चाहता है कि उस पेंटिंग को वो उसी नजरिए से देखे जिस नजरिए से उसने उसको बनाया है। तो कहीं ना कहीं रियलिस्टिक पेंटिंग होती है जो वेस्टर्न पेंटिंग होती है। लेकिन जब अगर बात की जाए एशिया के अंदर जो चाइनीज पेंटिंग होती है, उसको अपनी इनर लाइफ यानी आपको अपना जो इनर स्पिरिट होता है, आपकी जो थॉट प्रोसेस होती है, जो आपकी अंतर आत्मा होती है, उसके हिसाब से आपको उस पेंटिंग को जज करना होता है, अपने माइंडसेट के हिसाब से आप उस पेंटिंग को समझना होता है। देखो दोनों फर्क क्या है। वेस्टर्न जो पेंटिंग है, उस जो पेंटर्स है उनका माइंडसेट ये होता है कि जो पेंटिंग बनाई गई है उसको उसी नजरिए से देखा जाए जिस नजरिए से पेंटर ने उसको बनाया है। लेकिन जब आप एशियन पेंटिंग की बात करें, चाइनीज पेंटिंग की बात करें, तो वो उस तरीके से बनाई जाती है जिससे जो वॉचर होता है, जो देखने वाला होता है, वो उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखे। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। इन द चाइनीज स्टोरी, जहां तक चाइनीज स्टोरीज की अगर बात की जाए, द एम्परर जो राजा था, कमीशन ऑर्डर देना अ पेंटिंग एंड अप्रिशिएट हिज आउटर अपीयरेंस। और मतलब क्या होता है देखिए इसके अंदर, जो एम्परर कमीशन, कमीशन का मतलब आदेश देना, एंड पेंटिंग अप्रिशिएट इट्स आउटर अपीयरेंस। देखो जब मतलब जब जो राजा था, एम्परर था, उसने वू डोजी को एक पेंटिंग बनाने के लिए दिया था, तो उसने क्या किया था, अप्रिशिएट मतलब प्रेज करना, आउटर अपीयरेंस मतलब जो उस मतलब जो राजा को दिखाई पड़ रहा था, उसने तो सिर्फ उसी चीज को अप्रिशिएट किया था। फ्रॉस्ट वहां पे क्या थे, फॉरेस्ट थे वहां पर, जो मतलब माउंटेन थे, ठीक है, लोग हिली एरिया के ऊपर चढ़ रहे थे, ये सारी चीजें मतलब उसने सिर्फ आउटर ब्यूटी को देखा, उसने आउटर अपीयरेंस था सिर्फ उसको देखा। बट द आर्टिस्ट, लेकिन जो वो डोइजी था, रिवील्स का मतलब एक्सपोज करना टू हिम, लेकिन वो डोइजी ने राजा को बताया द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क, कि एक्चुअल में उसने इस पेंटिंग के अंदर क्या बनाया है। तो इट मीन्स जो आर्टिस्ट होता है वो ही बता सकता है कि उसकी जो पेंटिंग का जो ट्रू मीनिंग एग्जैक्टली वो पेंटिंग किस माइंडसेट के साथ बनाई गई है और उसका ट्रू मीनिंग क्या है। द एम्परर में रूल ओवर द टेरिटरी, मतलब एक जो राजा होता है में रूल ओवर द टेरिटरी, टेरिटरी मतलब सीमा, एक राजा जो होता है वो एक लिमिटेड सीमा के अंदर अपना राज कर सकता है। ही हैज कॉन्कर्ड, जो उसने एरिया जीता हुआ होता है, कॉन्कर्ड का मतलब जीता हुआ, जो एरिया उसने जीता हुआ होता है वो उसके ऊपर राज कर सकता है। बट द ओनली आर्टिस्ट, बट ओनली द आर्टिस्ट नोस वे विद इन, लेकिन जो आर्टिस्ट होता है वो उस टेरिटरी के किसी भी पार्ट में जा सकता है। सो इट मीन्स दैट an artist has an imagination and he can wander wherever he wants। मतलब कि जो आर्टिस्ट होता है उसकी जो कल्पना होती है, उसकी जो इमेजिनेशन होती है, उस इमेजिनेशन के अंदर वो उस टेरिटरी के किसी पार्ट में भी जा सकता है। कहते हैं ना कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, कवि भी इमेजिनेशन करता है, आर्टिस्ट होता है कवि भी। तो जो आर्टिस्ट होते हैं वो अपनी इमेजिनेशन में कहीं पे भी पहुंच सकते हैं। लेट मी शो द वे।
और जब मतलब जब वो उस केव के सामने खड़ा होता है और उसके बाद वू डोइसी बोलता है कि मैजेस्टी मुझे आपको रास्ता दिखाने दो, द डो, अ वर्ड दैट मीन्स बोथ द पाथ और मेथड, द मिस्टीरियस वर्क ऑफ द यूनिवर्स। देखो डो, वू डोइसी बोला था हमने, तो डो का जो मीनिंग दिया गया वो क्या बताया गया है, डो का जो मीनिंग होता है बोथ द पाथ और मेथड, यानी या तो रास्ता या कोई मेथड जो होना, जिससे क्या होता है द मिस्टीरियस वर्क्स, मतलब रहस्य में जो काम होता है किनका, यूनिवर्स का, उसको समझा जा सके। द पेंटिंग इज गॉन, मतलब जो पेंटिंग उसने वू डोइसी ने बनाई थी वो तो गायब हो चुकी है। एंड द आर्टिस्ट हैज रीच्ड हिज गॉल, और जो आर्टिस्ट था, आर्टिस्ट ने मतलब जो उस जिस पर्पस से उसने बनाया था अपनी पेंटिंग को, उसका वो जो एम था वो भी पूरा हो गया, बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस, क्योंकि जो आर्टिस्ट था वो डोइसी ने जो पेंटिंग बनाई थी वो मटेरियल अपीयरेंस के हिसाब से नहीं बनाई थी कि जो चीज दिखाई पड़ती है सिर्फ आप उसको अप्रिशिएट करो, बल्कि वो डोइसी ने वो जो पेंटिंग बनाई थी वो इस माइंडसेट से बनाई थी, जो चीजें दिख रही है वो तो दिख ही रही है, लेकिन उसका जो ट्रू इसेंस है, उसका ट्रू मीनिंग है उस पेंटिंग का, उसको समझने की जरूरत थी। तो कहीं ना कहीं अगर हमें किसी पेंट आर्टिस्ट की पेंटिंग को समझना है तो हम सिर्फ आउटर जो अपीयरेंस है उसको कंसीडर नहीं कर सकते हैं, बल्कि जो पेंटर का माइंडसेट है, जो आर्टिस्ट का माइंडसेट है उस पेंटिंग को बनाने का, तब हमें उसका एक्चुअल, उसका ट्रू मीनिंग समझ में आएगा उस पेंटिंग का। अदरवाइज तो हम उसकी आउटर अपीयरेंस को ही देखेंगे, राइट। सो दिस इज आवर सेकंड स्लाइड, नाउ लेट अस मूव। अ क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप, देखो लैंडस्केप का मतलब यहां पर हो गया सीनरी कह सकते हो, राइट। A classical, traditional Chinese landscape is not meant to reproduce an actual view. देखिए अब यहाँ पे एज आई टोल्ड यू कि मतलब जो चाइनीज जो पेंटिंग होती है उसका मतलब ये नहीं होता कि आप एक एक्चुअल व्यू को देखो, जैसा पेंटर दिखाना चाहता है वैसा देखें। चाइनीज पेंटिंग में जो पेंटर या आर्टिस्ट जैसा पेंटिंग बनाया वो नहीं चाहता कि उसको आप उसी के नजरिए से देखो, बल्कि वो जो देखने वाले होते हैं वो उनको कहता है कि आप इस पेंटिंग को अपने नजरिए से देखो, एज वुड अ वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग। फिगरेटिव का मतलब रियलिस्टिक पेंटिंग, लेकिन अगर बात की जाए वेस्टर्न पेंटिंग की तो उसमें जो आर्टिस्ट होते हैं उनका जो माइंडसेट होता है वो किस तरीके का होता है, वो जिस तरीके से उनको उस पेंटिंग को बनाया है उसी पॉइंट ऑफ व्यू से उस पेंटिंग को देखना चाहिए। चाइनीज में जिस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बनाया गया है उसमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से ना लेकर जो देखने वाले होते हैं उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। Whereas the European painters wants you to borrow his eyes and look at the particular, देखो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, painter wants you to borrow his eyes and look at the particular landscape exactly as he saw it। तो जहां तक यूरोपियन पेंटर्स आर्टिस्ट की बात है, तो जब कभी वो किसी लैंडस्केप को बनाते हैं, किसी पेंटिंग को बनाते हैं, तो वो चाहता है क्या, जो देखने वाले होते हैं उस पेंटिंग को उसी एग्जैक्टली उसी तरीके से देखे जिस तरीके से पेंटर आर्टिस्ट उसको देखता है, फ्रॉम ए स्पेसिफिक एंगल, मतलब जिस भी एंगल से बात की जाए। एंड द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज अ सिंगल पॉइंट, सिंगल व्यू पॉइंट, लेकिन जहां तक चाइनीज पेंटर की बात है वो एक सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू को फॉलो नहीं करता है। वो नहीं कहता कि जिस तरीके से इस लैंडस्केप को बनाया गया उसी तरीके से इसको क्या किया जाए, इसको उसी तरीके से कंसीडर किया जाए, उसी तरीके से इसको समझा जाए। हिज लैंडस्केप इज नॉट रियल वन, क्योंकि उसका जो लैंडस्केप होता है उसकी जो सीनरी होती है वो रियल नहीं होती है। एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट, और आप उसकी पेंटिंग के अंदर किसी भी पॉइंट से एंटर कर सकते हो, क्योंकि जो चाइनीज पेंटिंग होती है उसमें बहुत सारे खाली स्पेसेस छोड़ दिए जाते हैं, और जो आर्टिस्ट होता है वो उसको जानबूझ के छोड़ता है, जिससे जो उस पेंटिंग को देखने वाला है उस पेंटिंग को अपने पॉइंट ऑफ से देख सके, और अगर उसको अपने इमेजिनेशन के थ्रू उस पेंटिंग के अंदर एंटर करना है तो वो उसको किसी भी तरीके से एंटर कर सकता है एंड ट्रेवल इन इट, और उसके अंदर वो ट्रेवल मतलब सैर करना, और उसके अंदर घूम सकता है। द आर्टिस्ट क्रिएट्स ए पाथ, जो आर्टिस्ट होता है वो एक ऐसा रास्ता बनाता है फॉर योर आईज टू ट्रेवल अप एंड डाउन, जिससे कि वो अपनी आंखों से इसके अंदर सैर कर सकता है, यानी कहीं ना कहीं आपका जो नजरिया है वो डिपेंड करता है कि वो पेंटिंग आपको किस तरीके से दिखाई पड़ती है। एंड देन बैक अगेन इन ए लेजरली मोमेंट, लेजरली मतलब रिलैक्स्ड मोमेंट, दिस इज इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ हॉरिजेंटल स्क्रॉल। और जहां तक अगर बात की जाए हॉरिजेंटल स्क्रॉल, मतलब जो पुराने जमाने में क्या होता था, मतलब हॉरिजेंटल मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जो एक लेटर्स होते थे, जो लेटर आते थे हॉरिजेंटल मतलब मान लो इस तरीके से लेटर आते थे और वो रोल होते थे वो,
रोल होते थे, जैसे जैसे वो खुलते जाते थे नई नई पिक्चर आती रहती थी, नई नई पिक्चर आती रहती, तो इसको हॉरिजेंटल बोलते थे। देखें, हॉरिजेंटल स्क्रॉल इन विच द एक्शन ऑफ स्लॉइंग ओपनिंग द सेक्शन ऑफ पेंटिंग, और उसके अंदर हॉरिजेंटल के अंदर क्या करते थे, उसके अंदर वन सेक्शन ऑफ पेंटिंग, उसके अंदर पेंटिंग होती थी और एक टाइम पे मतलब एक ही सेक्शन को खोल सकते थे। मान लो उस स्क्रॉल के अंदर उसको रैप करके रखा हुआ है और उसके अंदर 10 पेंटिंग है, लेकिन जैसे जैसे उसको आप क्या करते हो, अनपैक करते हो, उसको क्या करते हो, उसको अनपैक करोगे, स्क्रॉल को खोलते जाओगे तो पहले फर्स्ट पेंटिंग आ गई, ठीक है, फर्स्ट पेंटिंग आ गई, फिर आपको दूसरी पेंटिंग दिखाई पड़ेगी, फिर तीसरी पेंटिंग दिखाई पड़ेगी, इस तरीके से। देन रोलिंग इट मूव ऑन द अनदर, फिर उसके बाद दूसरी पेंटिंग में जाते हो। एड्स अ डायमेंशन, डायमेंशन मतलब डायरेक्शन ऑफ द टाइम विच इज अननोन, विच इज अननोन इन एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग। और इस तरह का जो इस तरह का जो सस्पेंस है, इस तरह का मतलब जो आप डायमेंशन की बात करें, तो ये जो डायमेंशन है अदर किसी भी दूसरी पेंटिंग के अंदर दिखाई नहीं पड़ता, जो कि चाइनीज पेंटिंग के अंदर हमें अक्सर दिखाई पड़ता है। इट ऑल्सो रिक्वायर्स इट ऑल्सो रिक्वायर्स जो चाइनीज जो पेंटिंग की बात की जाए, रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर। जो देखने वाले होते हैं उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, कि उसको समझने के लिए कि फर्स्ट पेंटिंग में क्या है, सेकंड पेंटिंग में क्या है, थर्ड पेंटिंग में क्या है। और अगर व्यूअर जो है उसका पार्टिसिपेशन एक्टिव नहीं है, तो वो उस पेंटिंग को समझ ही नहीं पाएगा। who decide at what pace he will travel through the painting। और ये तो देखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है को किस पेस के ऊपर उस पेंटिंग के अंदर ट्रेवल करेगा, क्योंकि वो पेंटिंग देखेगा, इमेजिनेट करेगा, फिर उस पेंटिंग के अंदर खो जाएगा। तो वो डिपेंड करता है कि व्यूअर उसको किस तरीके से एनालाइज करता है, किस तरीके से उसको देखता है। अगर उसका पार्टिसिपेशन अच्छा है तो डेफिनेटली सी बात है, उसको एंजॉय कर पाएगा। पार्टिसिपेशन विच इज फिजिकल एज वेल एज मेंटल, और पार्टिसिपेशन की अगर बात की जाए तो उसको फिजिकली समझना होगा एज वेल एज मेंटल, यानी आपको इमेजिनेटिव थॉटफुल भी आपको उसको देखना पड़ेगा। द चाइनीज पेंटर डज नॉट वॉन्ट यू टू बोरो हिज आईज, और जो चाइनीज पेंटर होता है वो व्यूअर को ये नहीं बोलता कि आप अपनी आंखें उस पर गड़ा लो। मतलब जिस माइंड सेट से चाइनीज पेंटर ने, आर्टिस्ट ने उस पेंटिंग को बनाया है, आप भी उसी नजरिए से उसको देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ही वॉन्ट्स, जो आर्टिस्ट होता है चाइनीज आर्टिस्ट, वॉन्ट्स यू टू एंटर हिज माइंड। वो चाहता है कि मतलब कोई भी जो व्यूअर होता है वो अपने माइंड से इसके अंदर एंटर कर जाए, किसके अंदर, उस पेंटिंग के अंदर, और उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करें। द लैंडस्केप इज इनर वन एंड स्पिरिचुअल एंड कॉन्सेप्चुअल स्पेस। कॉन्सेप्चुअल मतलब एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट मतलब जिसको आप क्या कर सकते हो, सिर्फ महसूस कर सकते हो। और यहाँ पर मतलब जो चाइनीज पेंटर है वो क्या कहता है, जो व्यूअर है वो अपने माइंड को इन पेंटिंग्स के अंदर लगा ले, और वो इनर का मतलब आपका हो गया, देखो आंतरिक, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल वैसे होता है आध्यात्मिक, इनर का मतलब होता है अंतर आत्मा। तो कहने का अगर जो भी पेंटिंग उसको दिखाई जाती है, तो वो पेंटिंग जिस माइंडसेट से उस चाइनीज पेंटर ने बनाई होती है उस पॉइंट ऑफ से ना देखकर, बल्कि वो अपने माइंडसेट से उस पेंटिंग को देखे, और जिस भी मतलब खाली जगह से उसके अंदर एंटर करना चाहता है उसके अंदर एंटर कर सकता है, और उस पेंटिंग को अपने पॉइंट ऑफ से एनालाइज करे, अपने पॉइंट ऑफ से उस पेंटिंग को समझे। दिस कॉन्सेप्ट इज एक्सेप्ट, ये जो कॉन्सेप्ट बताया गया है इज एक्सप्रेस, एक्सप्रेस मतलब इसको एक्सप्लेन करना, डिफाइन करना एज संशुई। और इसको चाइनीज में संशुई क्या बोला जाता है, इसको संशुई बोला जाता है इस कॉन्सेप्ट को, लिटरली माउंटेन वाटर। और इसको क्या बोला जाता है, माउंटेन वाटर, क्योंकि देखो पहले अगर आपने देखा हो हम इस तरीके से बनाते थे लैंडस्केप, और वहां से क्या करते थे, पानी ऊपर से आता था, ये माउंटेन हो गया, ये वाटर हो गया, तो माउंटेन वाटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है इस कॉन्सेप्ट को, लिटरली माउंटेन वाटर विच यूज टूगेदर रिप्रेजेंट द वर्ल्ड लैंडस्केप। क्योंकि लैंडस्केप के अंदर क्या होता है, माउंटेन भी होता है, वाटर भी होता है, तो जिसको सेंशुई में क्या बोला जाता है, माउंटेन वाटर। मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, क्योंकि जब आप एक लैंडस्केप बनाते हो तो एक लैंडस्केप के अंदर एक माउंटेन भी बनाते हो, वाटर भी बनाते हो, तो ये बहुत कह सकते हो मुख्य एक मेन एलिमेंट्स है किसी भी लैंडस्केप के, एंड दी रिप्रेजेंट्स टू कॉम्प्लीमेंट्री पॉल्स। और ये जो मतलब ये जो पॉल्स है, रिफ्लेक्टिंग द डॉइस व्यू ऑफ द यूनिवर्स। और ये जो मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है, मतलब जिसके ऊपर पूरा का पूरा यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड क्या करता है, उसके ऊपर बेस्ड है,
तो ये एलिमेंट उसको रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम डॉइस व्यू बोलते हैं। डॉइस व्यू क्या होता है नेक्स्ट पता चलेगा हमें। देखो यहाँ बताने की कोशिश किया गया है कि जैसे अगर बात करें पूरा का पूरा यूनिवर्स किसके ऊपर चलता है, मेल और फीमेल के ऊपर चलता है। इन द सिमिलर वे आगे बताएगा द माउंटेन इज यंग। जो माउंटेन है, जिस तरीके से मतलब अगर बात की जाए एक लैंडस्केप के अंदर एक माउंटेन होता है और उसके अंदर वाटर होता है, तो उसी तरीके से माउंटेन इज यंग। यंग कौन हो गया, माउंटेन के लिए बोला गया रीचिंग वर्टिकली, जो आसमान की तरफ ऊंचाई की तरफ जाता है, टुवर्ड्स द हेवन। हेवन वैसे क्या होता है, स्वर्ग होता है, यहाँ पे स्काई बोल सकता है। माउंटेन कैसे खड़ा होता है, सीधा खड़ा होता है, ऊपर की तरफ वर्टिकल खड़ा होता है। एंड स्टेबल, बिल्कुल स्टेबल मतलब बिल्कुल खड़ा होता है। वार्म, गर्म होता है। एंड ड्राई इन द सन, और धूप की वजह से बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है। मतलब इसको मैस्कुलिन माना गया है, माउंटेन को मैस्कुलिन माना गया है, उसको पुलिंग माना गया है। एंड वाइल द वाटर इज यिन, वाटर को क्या माना गया, यिन माना गया है। हॉरिजेंटल, जो कि बिल्कुल पैरेलल चलता है, हॉरिजेंटल चलता है। एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, जो कि जो अर्थ है उसके ऊपर रेस्ट करता है। फ्लूइड का मतलब लिक्विड फॉर्म में होता है। मॉइस्ट का मतलब क्या होता है, नमी होती है उसके अंदर। एंड कूल, ठंडा होता है। तो यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है डाइस्ड व्यू को, जिसे पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर बात करें मेल और फीमेल के ऊपर डिपेंड करता है। और उसी तरीके से जब कभी आप किसी लैंडस्केप को बनाते तो उस लैंडस्केप के अंदर जनरली दो चीजें ज्यादातर दिखाई पड़ती है आपको, एक तो माउंटेन, दूसरा वाटर। माउंटेन को आपने यन बोला है, और जो वाटर है उसको यिन बोला है, राइट। द इंट्रैक्शन ऑफ द यिन, देखो द इंट्रैक्शन ऑफ यिन, receptive feminine aspect of the universe energy and its counterpart yang। देखो यिन को क्या माना गया है, फेमिनाइन माना गया है। और यांग को क्या माना गया है, उसको काउंटर पार्ट का मतलब होता है उसका साथी। यांग को क्या माना गया, मैस्कुलिन माना गया है। और जिस पॉइंट पे मतलब जैसे ये माउंटेन हो गया और ये वाटर हो गया, जिस पॉइंट पे ये दोनों मिलते हैं, जिस पॉइंट पे ये दोनों मिलते हैं, एक्टिव एंड देखो यांग को तो क्या मान लिया गया, मैस्कुलिन मान लिया गया है। इज ऑफ कोर्स अ फंडामेंटल नोशन ऑफ डोनिज्म। और ये मतलब क्या होता है, एक फंडामेंटल नोशन होता है डोनिज्म का, जहां पर ये माउंटेन और ये वाटर एक पॉइंट आता है जहां पर ये मिल जाते हैं। तो ये फंडामेंटल नोशन है डोइज्म का। डोइज्म जो एक थ्योरी है उसका ये मतलब फंडामेंटल है, ये मतलब बेसिक है, जहां पर माउंटेन और ये वाटर है जिस पॉइंट पे मिल जाते हैं उसको डॉइज्म की थ्योरी बोला जाता है। और इस तरीके से अगर हम समझे तो मतलब अगर फेमिनाइन और मैस्कुलिन जो जेंडर है, तो ऑब्वियस सी बात है पूरा का पूरा ये जो हमारा ब्रह्मांड है वो किससे चल रहा है, मैस्कुलिन और फेमिनाइन से चल रहा है। तो राइट, तो उसी के ऊपर डिपेंड करता है। व्हाट इज ऑफन ओवरलुक्ड एंड इसेंशियल थर्ड एलिमेंट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, जो तीसरा जो पॉइंट होता है जिसको अक्सर इसेंशियल है, बहुत जरूरी है, और उसको क्या कर दिया जाता है, ओवरलुक मतलब उसको इग्नोर कर दिया जाता है, द मिडल वॉइड। मिडल वॉइड मतलब एम्प्टी स्पेस, वो जो खाली स्पेस है where their interaction takes place, मतलब जहां पर यिंग और यांग दोनों मिलते हैं, वो जो खाली स्पेस है अक्सर उसको क्या कर दिया जाता है, उसको इग्नोर कर दिया जाता है। दिस कैन बी कंपेयर, उसको कंपेयर किया जा सकता है विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायामा। जब मतलब कोई भी सन्यासी होता है जो प्राणायाम करता है तो उसमें क्या करता है, ब्रीथ इन, अंदर सांस लेता है, रिटेन उसको रोकता है, ब्रीथ आउट उसके बाद उसको छोड़ देता है। द सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ इज द वॉइड वेयर द मेडिटेशन अकर्स। और जिस वक्त मतलब कोई भी योगा करने वाला जो होता है, ब्रीथ इन जैसे वो सांस लेता है और उसको होल्ड करता है, और जिस टाइम वो मेडिटेट करता है, जो ब्रेथ का सस्पेंशन होता है, जब ब्रेथ को रोकता है, वो जो पर्टिकुलर पॉइंट होता है, जब वो मतलब क्या होता है, वॉइड स्पेस होता है, जब वो कनेक्ट हो जाता है। क्योंकि जब मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन में क्या होता है कि हम अलमाइटी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो जो एम्प्टी स्पेस है उसको क्या बोला गया, वॉइड बोला गया है। द मिडल स्पेस इज इसेंशियल, वो खाली स्पेस है बहुत जरूरी है। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। हैंस द इंपॉर्टेंस ऑफ द वाइट एंड अनपेंटेड स्पेस एज चाइनीज लैंडस्केप। अब देखो यहाँ पर मतलब थर्ड जो इसेंशियल बात अगर की जाए, माउंटेन हो गया, वाटर हो गया, और जो वाइड स्पेस है वो क्या है, वाइड स्पेस वो क्या है, ह्यूमन है, ह्यूमन बींग्स है हम। मतलब अगर ये ह्यूमन बींग्स ना हो तो माउंटेन वाटर ये क्या है, यूजलेस है।
और इस वजह से जो चाइनीज जो पेंटिंग्स हैं उसके अंदर एम्प्टी स्पेसेस को छोड़ दिया जाता है, जिससे कि जो व्यूअर हो उस पेंटिंग को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको स्टडी करे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखे। दिस इज ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स ए फंडामेंटल रोल। जैसे मैंने बोला, ये वो जगह है, वो एम्प्टी स्पेस है जहां पर आदमी की जरूरत है, यानी वो एम्प्टी स्पेस और कोई नहीं बल्कि ह्यूमन बीइंग है। इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ, मतलब जो स्काई की बात की जाए और जमीन की बात की जाए तो वहां पर बीच में इंसान आता है, एंड ही बिकम्स द कॉन्डक्ट। कॉन्डक्ट का मतलब चैनल, वो चैनल बन गया है, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स। मतलब अगर बात की जाए स्काई और यूनिवर्स के बीच, स्काई और मतलब जैसे अगर अर्थ की और स्काई की बात की जाए तो इनको कनेक्ट करने के लिए कौन है? सिर्फ ह्यूमन बीइंग है जो इनको कनेक्ट कर सकता है। तो जो एम्प्टी जो स्पेस है, जो मिडल वॉइड है, वो कोई और ना होकर बट ह्यूमन बीइंग है। हिज प्रेजेंस, जो इंसान है उसकी जो प्रेजेंस है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन इफ इज ओनली सजेस्टेड, फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और oppressed by the lofty peaks, he is in Frenokis Cheong wonderful expression, the eye of the landscape। और जो इंसान है उसको क्या बोला गया है? उसको आई ऑफ द लैंडस्केप, क्योंकि देखिए यहाँ पर लैंडस्केप बना दिया, वाटर बना दिया, ये जो एम्प्टी स्पेस है इसको मिडल वॉइड बोलते हैं, तो इसको क्या बोला गया? आई बोला गया है। इसको इंसान को क्या बोला गया? आई ऑफ द लैंडस्केप। तो यानी कहने का मतलब ये बोला गया कि जो पूरा का पूरा यूनिवर्स है, वी कैन नॉट इग्नोर द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग। हम ह्यूमन बीइंग की इंपॉर्टेंस को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। नंबर टू, द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन द शोल्डर ऑफ ह्यूमन बीइंग टू प्रोटेक्ट दिस यूनिवर्स। और जो ह्यूमन बीइंग है उनके ही शोल्डर के ऊपर ये उत्तरदायित्व है कि उनको अपने इस यूनिवर्स को बचाना है, उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको प्रिजर्व करना है। और ह्यूमन बीइंग की जो इंपॉर्टेंस है यूनिवर्स के अंदर, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, राइट? So this is how this chapter ends. We will study the second part also. Just give me 1 second only. तो यहाँ पर मतलब जो राइटर है उसने ये बताने की कोशिश की है, नेथली ट्रोवरोय ने बताने की कोशिश की गई है क्या, जो वेस्टर्न पेंटिंग होती है उसके अंदर एक माइंडसेट, एक व्यू पॉइंट चलता है, जैसा आर्टिस्ट ने बनाया वैसे ही व्यूअर उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। लेकिन जब चाइनीज पेंटिंग की बात करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, बल्कि जो आर्टिस्ट होता है वो उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दिखाना चाहता व्यूअर को जिस पॉइंट ऑफ व्यू से उसने बनाया है, बल्कि वो एक्सपेक्ट करता है कि सभी के सभी जो व्यूअर है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखें, राइट? नाउ लेट अस स्टार्ट द सेकंड पार्ट। आप सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसका। यस, गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर। ये क्या एक आर्टिकल था, ये जो एक आर्टिकल है जो कि पब्लिश हुआ था, गेटिंग इनसाइड, अंदर लेके आना, आउटसाइडर आर्ट। आउटसाइडर आर्ट क्या होता है? देखिए, देयर आर सम आर्टिस्ट हु हैव नॉट टेकन फॉर्मल ट्रेनिंग्स। मतलब बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जिनको फॉर्मल ट्रेनिंग्स नहीं मिली होती है, इसकी वो आर्टिस्ट तो होते हैं लेकिन एक जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिलनी चाहिए आर्ट, मतलब उनको आर्ट की वो ट्रेनिंग नहीं मिलती। तो इवन इफ दे हैव मेड नेम एंड फेम, ओके, हालांकि उन्होंने उसके बावजूद भी नेम एंड फेम बनाया है, तो उनको हम बोलते हैं आउटसाइडर आर्ट। मतलब वो आर्टिस्ट, दोज आर्टिस्ट हु हैव नॉट टेकन एनी फॉर्मल ट्रेनिंग फॉर पेंटिंग, राइट? उन्होंने मतलब कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है, उसको गेटिंग इनसाइड, उसको शामिल करना। व्हेन फ्रेंच पेंटर, जिस टाइम फ्रेंच पेंटर जीन डुफेट म्यूटेड द कॉन्सेप्ट, म्यूटेड का मतलब डिजाइन कह सकते हो या इजाद करना, द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट ब्रूट। आर्ट ब्रूट क्या होता है? रो आर्ट, मतलब जो कच्चा आर्ट जिसको बोल सकते हैं, मतलब उन आर्टिस्ट के बारे में बात की जा रही है, उन लोगों के पेंटिंग्स, उन लोगों की आर्ट के बारे में बात की जा रही है जिन्होंने फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी। तो इन 1940 जो पेंटर थे जीन डुबुफेट, उन्होंने 1940 के अंदर आर्ट ब्रूट का जो कॉन्सेप्ट था उसको इंट्रोड्यूस किया था। द आर्ट ऑफ अनट्रेन्ड विजनरी वाज माइनॉरिटी ऑफ इंटरेस्ट। देखिए, आर्ट ऑफ अनट्रेन्ड, ये जो आर्ट ब्रूट था मतलब उन पर्टिकुलर आर्टिस्ट को शामिल करता था जो कि माइनॉरिटी था। माइनॉरिटी का मतलब जिनको मतलब अटेंशन नहीं दी जाती थी, हालांकि वो क्या थे, हालांकि वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट थे अपने आर्ट को लेकर, लेकिन उनकी तरफ अटेंशन नहीं दी जाती थी। तो कहीं ना कहीं डुबुफेट ने वो किन को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की? उन आर्टिस्ट को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की जिन्होंने फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली लेकिन वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। फ्रॉम ऑलमोस्ट वेल्ड बिगिनिंग्स, फ्रॉम ऑलमोस्ट
Well beginnings, outsider art has gradually become the fastest growing area of interest in contemporary art internationally. Contemporary मतलब modern, इंटरनेशनली। अब ये जो आर्ट ब्रूट का जो कॉन्सेप्ट है, जब से इसको क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया है, तब से ये क्या बन गया, ग्रेजुअली धीरे धीरे बहुत ज्यादा ग्रोइंग, बहुत ज्यादा फेमस हो गया है। अब मतलब प्रोफेशनल आर्टिस्ट के साथ बल्कि ये जो अनट्रेड आर्टिस्ट हैं इनको भी बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही है, उनका जो आर्ट है उसको भी बहुत ज्यादा अहमियत दी जा रही है। द जेनर, द जेनर मतलब ये पार्ट ऑफ स्टोरी कह सकते हो। इट डिस्क्राइब्ड एज द पार्ट ऑफ दोज हु हैव नो राइट टू बी आर्टिस्ट एज दे हैव रिसीव नो फॉर्मल ट्रेनिंग। हालांकि मतलब ऐसा माना जाता था कि मतलब उन लोगों को आर्टिस्ट बनने का कोई भी हक नहीं है जिन्होंने फॉर्मल ट्रेनिंग ना ली हो। एंड येट शो, लेकिन हालांकि उनके पास टैलेंट है, आर्टिस्टिक इंसाइट, इंसाइट का थॉट, क्योंकि एक आर्टिस्ट के अंदर एक थॉट होना चाहिए, एक माइंडसेट होना चाहिए। हालांकि उन्होंने फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली, उसके बावजूद वो आर्टिस्ट है, उनके 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 पास वो थॉट है जिससे कि वो अपनी पेंटिंग्स या अपने आर्ट को बना सके। दे वर्क्स आर स्टिमुलेटिंग, स्टिमुलेट मतलब उकसाना, कॉन्ट्रास्ट अ लॉट ऑफ मेन स्ट्रीम ऑफरिंग्स। मेन स्ट्रीम ऑफस्प्रिंग का मतलब जो प्रोफेशनल जो पेंटर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, और जो प्रोफेशनल जो पेंटिंग्स है, जो आर्ट है, उसको भी स्टिमुलेट करती है, उसको भी उकसाती है। कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी वहां पर जगह बना ली है। अराउंड द टाइम, टाइम के साथ साथ अगर बात की जाए, डुबुफेट वाज द प्रोपाउंडिंग हिज कॉन्सेप्ट। प्रोपाउंडिंग मतलब डेवलप करना एक तरह से हिज कॉन्सेप्ट इन इंडिया। जिस वक्त मतलब डुबुफेट नाम का जो एक पेंटर थे, फ्रेंच पेंटर, वो क्या कर रहे थे, इस कॉन्सेप्ट को डेवलप कर रहे थे, उसको प्रोपाउंड कर रहे थे। उस टाइम अनट्यूटर, अनएजुकेटेड जीनियस वाज क्रिएटिंग पैराडाइज, वो एक स्वर्ग को बना रहे थे। और ये कौन थे, नेकचंद। नेकचंद कौन था, अगर आप कभी चंडीगढ़ गए हैं और वहां पर आपने रॉक गार्डन विजिट किया है, तो रॉक गार्डन के अंदर आपको बहुत सारे मतलब कुछ आपको रिसाइकल्ड मतलब स्टेच्यूज दिखाई पड़ेंगे, वो सारे के सारे नेकचंद ने बनाए थे। नेकचंद मतलब आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अनट्यूटर्ड पैराडाइज मतलब अनट्यूटर्ड जीनियस वाज क्रिएटिंग पैराडाइज, मतलब एक अनएजुकेटेड एक आदमी क्या कर रहा था, एक स्वर्ग बना रहा था। ईयर्स अगो लिटिल पैच ऑफ जंगल, और वहां पे किसी टाइम जंगल हुआ करता था। ही बिगेन क्लियरिंग, मेक हिमसेल्फ ए गार्डन, और उसने उसको क्या किया, साफ किया और एक गार्डन बनाया। एंड स्कल्प्टेड, स्कल्प्टेड का मतलब शिल्पकार होता है, किसी चीज को डिजाइन करना। विद स्टोन्स, उसने क्या किया, तराशा, और उसने पत्थर वहां पे पड़े थे, उन स्टोन्स को तराशा। किसने, नेकचंद ने। देखें, मैं नेकचंद की बात कर रहा हूं। A rock garden sculpture made of the broken bangles of by नेकचंद। और ये जो आप स्टेच्यूज देख पा रहे हैं, वो रिसाइकल्ड जो मटेरियल था उनसे बनाए गए हैं। बैंगल्स थी जो टूटी फूटी थी, उनसे बनाया गया है, और बहुत ही सुंदर एक कारीगरी थी नेकचंद की। तो अनट्यूटर मतलब जो पेंटर और आर्टिस्ट बोला गया, वो नेकचंद के लिए बोला गया है। और ये रॉक गार्डन कहाँ पे सिचुएट करता है, चंडीगढ़ के अंदर है। रिसाइकल मटेरियल, और उसके अंदर क्या क्या यूज किया गया था, टूटी फूटी बैंगल्स को यूज किया गया था, रिसाइकल मटेरियल को यूज किया गया था। रिसाइकल मतलब जिसको दोबारा से ठीक किया गया हो, उसको यूज किया गया हो। नॉन टू द वर्ल्ड टुडे एज अ रॉक गार्डन, और आज उसको मतलब क्या माना जाता है, उसको रॉक गार्डन नाम दिया गया है उस पर्टिकुलर पैच ऑफ जंगल को, जो कि नेकचंद ने अपने हाथों से बनाया, और बहुत फेमस जगह है चंडीगढ़ की। इट इज 80 years ओल्ड क्रिएटर, मतलब 80 साल के जो ओल्ड क्रिएटर की बात की जाए जिसने बनाया था, डायरेक्टर नेकचंद इज नाउ हेल्ड इंडिया एज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू आउटसाइडर आर्ट। मतलब सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर माना जाता है, क्योंकि पहले जो आउटसाइडर आर्ट थे, अनट्रेन्ड जो आर्टिस्ट थे, उनकी आर्ट को ज्यादा अटेंशन नहीं दी जाती थी, उसको अहमियत नहीं दी जाती थी। लेकिन नेकचंद ने जब से मतलब रॉक गार्डन बनाया था, तो उसके बाद जो आउटसाइडर जो आर्ट है, उसको भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाने लग गई। द फिफ्थ इश्यू, स्प्रिंग 2005, अ रो विजन, ये मैगजीन का नाम है, यूके बेस्ड मैगजीन। पाइनियर, पाइनियर एक्सेल, पाइनियर का मतलब एक्सेल करना इन आउटसाइडर आर्ट पब्लिकेशन, फीचर्स नेकचंद एंड हिज रॉ गार्डन स्कल्पचर, तराशना, स्कल्पचर मतलब जो तराशा था, वुमेन बाय द वाटरफॉल ऑन इट्स एनिवर्सरी इशू कवर। तो उसने क्या किया था, नेकचंद ने जो मतलब स्कल्पचर बनाया था, जो स्टेच्यू बनाया था रिसाइकल प्रोडक्ट्स को यूज करके, तो जो एक रो विजन नाम की एक यूएस बेस्ड मैगजीन है, उसके अंदर उसको पब्लिश किया गया, और बहुत ज्यादा उसको फेमस मतलब बहुत ज्यादा उसको पब्लिसिटी मिली, किनको, नेकचंद को।
द नोशन ऑफ आर्ट ब्रूट, नोशन कह सकते हो, आइडिया कह सकते हो, द नोशन ऑफ आर्ट ब्रूट और रो आर्ट वाज अ वर्क दैट वर इन देयर रो स्टेट एज रिगार्ड कल्चरल एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस। देखिए, और जहां तक अगर बात रो ब्रूट की बात की जाए तो रो ब्रूट को क्या माना जाता था? रो आर्ट, कच्ची आर्ट, मतलब जिसके अंदर जो आर्टिस्ट होते थे वो अनट्रेन्ड होते थे और मतलब उनको कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली होती थी। एंड एनीथिंग एवरीथिंग फ्रॉम अ टिन टू सिंक to a broken down car could be material for work of art, something Nick Chand has taken to dizzying heights. Art brut के अंदर क्या यूज किया जाता है? कोई भी रिसाइकल्ड मटेरियल को यूज किया जाता है जिसके अंदर कुछ भी हो सकता है, चाहे वो टिन एक मेटल हो, सिंक जो वॉश बेसिन टाइप होता है उसका हो, कार का कोई टूटा फूटा टुकड़ा होता है, तो किसी भी चीज को यूज किया जा सकता है जिस तरीके से नेक चंद ने रॉक गार्डन बनाते वक्त यूज किया था, और उसको टेकन टू डिजिंग, डिजिंग का मतलब जहां पर इतनी ऊंचाई पर ले गया जिससे कि चक्कर भी आ जाए। तो कहीं ना कहीं उन्होंने आर्ट ब्रूट को, जो आउटसाइड आर्ट थी, उसको काफी ऊंचाइयों पर ले जाने का जो क्रेडिट मिलना चाहिए वो किसको मिलना चाहिए? नेक चंद को मिलना चाहिए। रिकॉग्नाइजिंग, पहचानते हुए हिज आर्ट एज एन आउटस्टैंडिंग टेस्टिमोनी ऑफ द डिफरेंस अ सिंगल मेड कैन मेक व्हेन ही लिव्स हिज ड्रीम। मतलब इसको माना गया कि अगर एक आदमी अपने सपनों को जीता है तो वो भी बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, जिस तरीके से नेक चंद ने डिफरेंस क्रिएट किया। द स्विस कमीशन, द स्विस कमीशन ऑफ यूनेस्को विल बी ऑनरिंग हिम, और जो स्विस कमीशन है यूनेस्को, वो नेक चंद को ऑनर करेगा बाय द वे ऑफ यूरोपियन एग्जिबिशन, एक्सपोजिशन मतलब एग्जीबिशन, प्रदर्शनी ऑफ हिज वर्क, यानी उसके काम को दिखाया जाएगा, उसकी प्रदर्शनी लगाई जाएगी। द 5 month इंटरेक्टिव शो, 5 महीने चलने वाला जो इंटरेक्टिव शो था, बातचीत वाला जो शो था, रिलम ऑफ नेक चंद, वैसे रिलम का जो मतलब होता है क्षेत्र, राज्य, नेक चंद, बिगिनिंग अक्टूबर विल बी हेल्ड एट लीडिंग म्यूजियम्स इन स्विट्जरलैंड। और मतलब जो शो है ना वो क्या होगा, देखें, Realm of Nick Chand, beginning October, will be held at leading museum in Switzerland, Belgium, France and Italy। और उनके क्या किए जाएंगे? उनके जो शो है, इंटरेक्टिव शो, वो चलेगा। एट द सेम टाइम उनका जो रिलम ऑफ नेक चंद, मतलब उनका जो एग्जीबिशन है, उनका जो ये कह सकते हैं जो आउटसाइडर जो आर्ट उसने इतना बेहतरीन जो कलाकृति की है, उसको जो अलग अलग म्यूजियम में, चाहे वो म्यूजियम स्विट्जरलैंड का हो, बेल्जियम का हो, मतलब अलग अलग फ्रांस का हो, इटली का हो, तो वहां पर उस चीज को क्या किया जाएगा? एग्जिबिट किया जाएगा, उसको दिखाया जाएगा। द बिगेस्ट रिवॉर्ड, सबसे बड़ा रिवॉर्ड जो नेक चंद के हिसाब से है, वॉकिंग थ्रू द गार्डन एंड सीइंग पीपल एंजॉय माय क्रिएशन, नेक चंद से। और कहता है कि इतने सारे उसको अवार्ड मिले, इतने सारे उनको प्रेज मिली, लेकिन सबसे ज्यादा उसको सबसे ज्यादा चीज जो अच्छी लगती है वो क्या लगती है कि लोग क्या करते हैं, रॉक गार्डन जाते हैं और जो मैंने कला जो बनाई है, मैंने जो क्रिएशन वहां पे किया है, वो वहां पर वॉक करते हैं और उसको एंजॉय करते हैं। तो मेरे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड, इससे बड़ा रिवॉर्ड मेरे लिए कोई भी नहीं है। सो दिस इज हाउ दिस चैप्टर एंड्स। तो इस तरीके से ये आपका चैप्टर एंड होता है, द लैंडस्केप ऑफ द सॉल, राइट? सो थैंक्स माय डियर स्टूडेंट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे, टेक केयर एंड एंजॉय योर डे।